इस कहानी का शीर्षक है चमत्कार। कथा सम्राट प्रेमचंद्र की कहानियों के संग्रह मानसरोवर से दूसरे अंक से ये कहानी ली गई है, जिसका शीर्षक है चमत्कार। चमत्कार। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा और कुछ न सूझा। उनकी माता पहले ही मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया और प्रकाश जीवन के जो मधुर स्वप्न देखा करता था वो सब धूल में मिल गए। पिता ऊंचे ओहदे पर थे। उनकी कोशिश से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी आशा थी, पर वो सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए और अब गुजर बसर के लिए वही 30 रुपए महीने की ट्यूशन रह गई। पिता ने कुछ संपत्ति भी न छोड़ी, उल्टे वधू का बोझ और सिर पर लाद दिया। और स्त्री भी मिली तो पढ़ी लिखी, शौकीन, जबान की तेज, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 रुपए की नौकरी करते शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उनके आंसू पोंछ दिए। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था, पक्का, हवादार, साफ सुथरा और जरूरी सामानों से लैस। ऐसा मकान 20 रुपए से कम के पर भी न मिलता। काम केवल 2 घंटे का। लड़का था तो लगभग उन्हीं के उम्र का, पर बड़ा कुंद जहन, काम चोर। अभी 9वें दर्जे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात ये कि ठाकुर और ठकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि लड़का ही समझते थे। वो नौकर नहीं, घर का आदमी था और घर के हर एक मामले में उसकी सलाह भी ली जाती थी। ठाकुर साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे। उनकी समझ में अंग्रेजी ना लौटा भी उनसे ज्यादा बुद्धिमान, चतुर और तजुर्बेकार था। संध्या का समय था। प्रकाश ने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठकुराई ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सलाह करना है। प्रकाश ने मन में सोचा, आज कैसी सलाह? वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा? उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? बीरू का ब्याह कर दूं? एक बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है। प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो वीरू बाबू से ही पूछिए। नहीं नहीं, मैं तो तुमसे पूछती हूँ। प्रकाश ने असमंजस में पड़कर कहा, मैं इस विषय में भला क्या सलाह दे सकता हूँ? उनका 20वां साल तो है, लेकिन ये समझ लीजिए कि पढ़ना हो चुका। तो अभी ना करूँ, यही सलाह है? जैसा आप उचित समझें। मैंने तो दोनों बातें कह दी, तो कर डालूं। मुझे डर लगता है कि लड़का कहीं बहक ना जाए। मेरे रहते इसकी चिंता तो आप ना ही करें। हाँ, इच्छा हो तो कर डालिए, कोई हरज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्ही को करनी पड़ेगी, ये समझ लो। तो मैं इनकार कब करता हूँ? रोटी की खैर मनाने वाले शिक्षित युवकों की एक प्रकार की दुविधा रहती है, जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान होने लगा। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में से थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल की अनुभूति से कहीं मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपए खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात न थी। देखते ही देखते एक फटे हाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आ रहा है, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है। वो चाहता तो 200-400 रुपए बड़ी आसानी से बना लेता, लेकिन इतना नीच तो वो न था। फिर उसके साथ क्या दगा करता जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ रखा हो। पर जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के लिए मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा रहे हैं। अब ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे हैं। ऐसी ऐसी चीजें कि देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। सच कहता हूँ,
बाजी चीजों पर तो आंख नहीं ठहरती थी। चंपा ईर्ष्या जनित विराग से बोली, हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने। यहाँ तो रो रो कर मरने के लिए ही पैदा हुए हैं हम। चंद्र प्रकाश, इन्हीं लोगों की मौज है, न कमाना न धमाना। बाप दादा छोड़ गए हैं, मजे से खाते हैं और चैन करते हैं। इसी से कहता हूँ ईश्वर बड़ा अन्यायी है। चंपा, अपना अपना पुरुषार्थ है, ईश्वर का क्या दोष? तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहाँ तो रोटियां चलनी मुश्किल हैं, गहने कपड़ों को कौन रोए? और ना इस जिंदगी में ऐसी कोई आशा ही है, कोई गत की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लूं। मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठकुराइन के यहाँ ब्याह में पहनूंगी क्या। सोचती हूँ बीमार पड़ जाती तो मेरी जान बचती। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए लाऊंगा। अब क्या मैं इतना भी गया गुजरा हूँ? क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? ये मुसीबत के दिन क्या सदा ऐसे ही बने रहेंगे? जिंदा रहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक जेवरों से लदी होगी। चंपा मुस्कुरा कर बोली, चलो, ऐसे मन की मिठाई मैं नहीं खाती। निभाह होता जाए यही बहुत है, गहनों की साध नहीं है मेरी। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया। चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ दी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे इसकी आशा न थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों की बात सुनकर तो जी जला जाता है। वैसी चीजें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगोगी। गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है? मैंने तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर भद्दी दिखने लगती हैं। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। ये ना हुआ कि कहते इसमें से कोई चीज चंपा के लिए रख लो। तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो? इसमें बचपन की क्या बात? कोई उदार आदमी कभी इतनी कृपणता ना करता। मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी आज तक नहीं देखा जो अपनी बहू की गहने किसी गैर को दे दे। मैं गैर नहीं, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतजाम देख रहा हूँ। अगर 100-200 की कोई चीज दे देते तो क्या वो निष्फल चली जाती? मगर धनवानों का हृदय धन के भार से दबकर सिकुड़ जाता है, उसमें उदारता के लिए स्थान ही नहीं रहता। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आती। बार बार वही चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ बादल हो आए और बार बार बिजली चमक उठती। सहसा प्रकाश चारपाई से उठा। उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर दया आई। यही तो खाने पहनने की उम्र है और इसी उम्र में बेचारी हर एक चीज के लिए तरस रही है। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत पर इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फीट ऊंची दीवार थी। वो दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलूं। अगर वो जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूंगा, कैसा चरका दिया ना। या कह दूंगा, मेरे घर में कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे आया हूँ कि देखूं कि वह क्या करता है। अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो फिर फतह है, किसी का मुझ पर संदेह ही न रहेगा। सब लोग नौकरों पर संदेह करेंगे। मैं भी कहूंगा, साहब नौकरों की हरकत है, इन्हें छोड़कर और कौन ले जा सकता है। मैं बेदाग बचकर निकल आऊंगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर ले लूंगा। फिर धीरे धीरे एक एक चीज चंपा को दूंगा, जिससे उसे भी कोई संदेह ना हो। फिर भी वह जीने में उतरने लगा तो उसकी छाती धड़क रही थी। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर गहने की संदूकची उठा ले गया। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी हो तब ना। वही संदूकची ले गया जिसमें ब्याह के गहने रखे थे। न जाने कैसे कुंजी उड़ा ली और न जाने कैसे उसे मालूम हुआ कि इसी संदूक में संदूकची रखी है। नौकरों की कार्रवाई होगी, बाहरी चोर का यह काम नहीं। नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं। नियत बदलते क्या देर लगती है? आज मौका देखा, उड़ा ले गए। तुम जाकर जरा उन लोगों को तसल्ली तो दो। ठकुराइन बेचारी रो रही है, तुम्हारा नाम ले लेकर कहती है,
बेचारा महीनों इन गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज अपने सामने जचवाई, और चोर दाढ़ीदारों ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश चटपट उठ बैठा और घबराया हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी, मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे हुए बैठे थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल तक नहीं उतरी, समझ में नहीं आता चोर आया तो किधर से आया। ठकुराइन ने रोकर कहा, हाय मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है, कैसे होगा इंतजाम भगवान। तुमने कितनी दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाकर ये चीजें आई थी, न जाने किस मनहूस शायत में लगन आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने विरोध किया, अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं, 10-10 हजार रुपए यूं ही ऊपर रखे रहते हैं, कभी एक पाई भी नहीं गई। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़ कर कहा, तुम क्या जानो, आदमी का मन कितनी जल्दी बदल जाया करता है। जिसने अब तक चोरी नहीं की वो कभी चोरी न करेगा, ये कोई नहीं कह सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा, कहीं माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे ना तो सब कबूल लेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा, कहीं उन्हें की घर की तलाशी ले ली तो अनर्थ हो जाएगा। बोले, रिपोर्ट करना और तहकीकात कराना व्यर्थ है, पुलिस माल तो ना बरामद कर सकेगी, हाँ नौकरों को मार फोड़ कर भले ही ले लेगी, कुछ नजर भी उसे चाहिए ना, नहीं तो कोई दूसरा ही स्वांग खड़ा कर देगी। मेरी तो सलाह है एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो प्रकाश बाबू, मामला चोरी करने का है। भला चोरी करने वाला अपने आप कबूलेगा? कभी नहीं। तो मारपीट भी तो कर नहीं सकते। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट कराना मुझे भी जरा फिजूल मालूम होता है, माल बरामद होने से रहा, उल्टे महीनों की परेशानी और बढ़ जाएगी। प्रकाश, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर, कोई लाभ नहीं। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस हो तो चुपके चुपके पता लगावे तो अलबत्ता माल निकल आए, लेकिन यहाँ ऐसी पुलिस कहाँ, तकदीर ठोक कर बैठो और क्या। प्रकाश, आप बैठे रहिए, लेकिन मैं यूं बैठने वालों में से नहीं, मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवा के रहूंगा। ठकुराइन, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है, किसी का नाम नहीं निकलेगा तो मुझे संदेह भी नहीं है, किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से है, तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर, हाँ जरा अपने कोठे पर तो देखो, शायद कोई निशानदेही मिल जाए, कल दरवाजा तो खुला नहीं रह गया था। प्रकाश का दिल धड़कने लगा, बोला, मैं तो 10 बजे द्वार बंद कर लेता हूँ, हाँ कोई पहले से ही मौका पाकर कोठे पर चला गया हो और वहाँ छुप कर बैठा हो तो बात दूसरी है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पांव की रगड़ के निशान दिखाई दिए। यहाँ प्रकाश का पांव पड़ा था, जहाँ चूना लग जाने के कारण छत पर पांव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो निशान वैसे वहां भी दिखाई देने लगे। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ कह नहीं सकते थे। प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी, इससे तो स्पष्ट होता है चोर मेरे घर से ही आया है, अब तो कोई संदेह ही ना रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से ही क्या होगा, माल तो जाना था सो गया, अब चलो आराम से बैठें, आज रुपए की कोई फिक्र करनी ही होगी। प्रकाश, मैं आज ही यह घर छोड़ दूंगा। क्यों, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? प्रकाश, आप कहें, लेकिन मैं तो समझता हूँ मेरे से बड़ा भारी अपराध लग गया है, मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है, चोर ने रास्ता देख लिया, संभव है 2-4 दिन में फिर आ घुसे, घर में अकेली ही औरत रहती है, सारा घर उसकी निगरानी में रहता है, उधर वो रसोई करने बैठी, इधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ गया, तो क्या जरा सी आहट मिल पाएगी? मैं घूम घाम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, कोई भरोसा है मेरा? और शादी के दिनों में तो देर होती ही रहेगी,
उधर का रास्ता बंद ही हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। ठकुराइन डर गई। तुम चले जाओगे भैया, तब तो घर और फाड़े खाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जल्द ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हुई है, उसका मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। प्रकाश चला गया तो ठाकुर ने स्त्री से कहा, बड़ा लायक आदमी है। ठाकुराइन, क्या बात है, चोर उधर से आया? यही बात उसे लग गई है। कहीं ये चोर को पकड़ पावे तो कच्चा खा जाए, मार ही डाले। देख लेना, कभी ना कभी माल बरामद करके रहेगा। अब इस घर में कदापि नहीं रहेगा, कितना भी समझाओ। किराए के 20 रुपए और दे दूंगा। हम किराया क्यों न दें, वो आप ही घर छोड़ रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कहते। किराया तो देना ही पड़ेगा, ऐसे आदमी के साथ कुछ बल भी खाना पड़े तो बुरा नहीं लगता। मैं तो समझती हूँ वो किराया लेंगे ही नहीं वापस। 30 रुपए में गुजर भी तो नहीं होगी ना। प्रकाश ने उसी दिन घर छोड़ दिया। उस घर में रहने में जोखिम था, लेकिन जब तक शादी की धूम रही प्रायः सारे दिन यही लोग रहते थे। लेकिन जब तक चंपा ने कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपए महीने का काम और मिल गया है, मगर वो रुपए मैं उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा। वो आमदनी केवल जेवरों में खर्च होंगी, उसमें एक पाई भी घर में ना आने दूंगा। चंपा भड़क उठी। पति प्रेम का यह परिचय पाकर उसने अपने भाग्य को सराहा। देवताओं में उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच कोई पर्दा न था। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था। चंपा ही के पास उसके बक्स, संदूक, अलमारी की कुंजियां रहती थीं। मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। उसकी कुंजी कहाँ है इसका चंपा को पता नहीं। वो पूछती, इस संदूक में ऐसा क्या है? तो वो कह देते, कुछ नहीं, पुरानी किताबें मारी मारी फिरती थी, उठा के संदूक में बंद कर दी हैं। चंपा को संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखा। एक दिन चंपा पति को पान देने गई तो देखा वो उस संदूक को खोले हुए बैठे हैं। उसे देखते ही उन्होंने संदूक जल्दी से बंद कर दिया। उनका चेहरा जैसे फक हो गया। संदेह का अंकुर जमा, मगर पानी न पाकर सूख गया। चंपा किसी ऐसे कारण की कल्पना ही नहीं कर सकी जिसमें संदेह को आश्रय मिलता। लेकिन 5,000 की संपत्ति को इस तरह छोड़ देना कि उसका ध्यान ही न आवे, प्रकाश के लिए असंभव था। वो कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक अवश्य खोलता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन प्रकाश अपने कमरे में ही सोने लगा। आषाढ़ के दिन थे। उमस के मारे दम घुटता था। ऊपर एक साफ सुथरा बरामदा था जो बरसात में सोने के लिए ही शायद बनाया गया था। चंपा ने कई बार ऊपर सोने के लिए कहा भी, लेकिन प्रकाश न माना। अकेला घर कैसे छोड़ दे? चंपा ने कहा, चोरी ऐसों के यहाँ नहीं होती। चोर घर में कुछ माल मत्ता देखकर ही जान खतरे में डालता है। यहाँ क्या रखा है? प्रकाश ने क्रुद्ध होकर कहा, कुछ नहीं है, बर्तन भाड़े तो है ही, गरीब के लिए अपनी हांडी भी बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक को खिसकाकर दूसरी तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक का स्थान बदला हुआ पाया तो वो सशंकित होकर बोला, संदूक तुमने हटाया? ये पूछने की कोई बात न थी। झाड़ू लगाते वक्त प्रायः चीजें इधर उधर खिसक जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने लगी? तो फिर किसने हटाया? मैं नहीं जानती। घर में तुम रहती हो तो जानेगा कौन? अच्छा, अगर मैंने हटा भी दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही पूछ रहा हूँ। मगर जब संदूक खोलकर सब चीजें देख न ले, प्रकाश को चैन कहाँ? चंपा ज्यों ही भोजन पकाने लगी उसने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। पकौड़ियाँ गरम गरम ही मजा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियाँ पसंद भी बहुत थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ एक तश्तरी में रखी और प्रकाश को देने चली आई। प्रकाश ने उसे देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के इरादे से बोला, तश्तरी में क्या लाई हो? अच्छा, पकौड़ियाँ। आज चंपा को संदेह हो गया, संदूक में जरूर कुछ है। संदूक में ऐसा क्या है, ये देखने की उत्सुकता हुई। प्रकाश उसकी कुंजी कहीं छुपा कर रखता था। चंपा किसी तरह वो कुंजी उड़ाने की चालें सोचने लगी। एक दिन बेसाती कुंजियों का गुच्छा बेचने आ निकला। चंपा ने उस ताले की कुंजी ले ली और संदूक खोल डाला। अरे, ये तो आभूषण है। उसने एक एक आभूषण को निकाल कर देखा। अरे, इतने गहने कहाँ से आए?
मुझसे तो कभी इनकी चर्चा उन्होंने की नहीं। सहसा उसके मन में भाव उठा, कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं है? चीजें तो वही मालूम होती हैं जिनका ये बखान कर रहे थे। उसे अब कोई संदेह न रहा, लेकिन इतना घोर पतन! लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया। उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया और चारपाई पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत पड़ कैसे गई? ये दुर्भावना इनके मन में आई कैसे? मैंने तो कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं दिखाया, कभी कोई लालच नहीं किया। अगर आग्रह करती तो क्या उनका आशय यह होता कि वो चोरी करके ले आवे? चोरी आभूषणों के लिए? इनका मन इतना दुर्बल क्यों है? उसके जी में आया वो गहनों को उठाकर ले जाए और ठाकुराइन के चरणों में डाल दे। उनसे कहे, ये न पूछिए ये गहने मेरे पास कैसे आए, आपकी चीज आपके पास आ गई, बस आप इसी में संतोष कर लीजिए। लेकिन इसका परिणाम कितना भयंकर होगा। उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से उसे यह प्रेम न रहा और न वो सम्मान का भाव। बात बात पर तकरार होने लगी। अभाव में जो परस्पर सद्भाव था, प्रेम था, वो गायब हो गया। तब एक दूसरे से दिल की बात कहता था, भविष्य के मंसूबे बांधे जाते थे, आपस में सहानुभूतियां थीं। अब दोनों ही दिलगीर रहते। कई कई दिनों तक आपस में एक भी बात ना होती। कई माह गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अर्थशास्त्र पढ़ा था, लेकिन शर्त ये थी कि नगद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए। अब इतनी बड़ी रकम कहाँ से आवे? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता। एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय पर बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते हो भाई? प्रकाश ने सिर झुकाकर कहा, 10,000 की नकद जमानत मांगते हैं, अब मेरे पास इतने रुपए कहाँ रखे हैं? अजी, तुम दरख्वास्त तो दो, अगर और सारी बातें तय हो गई तो जमानत भी दे दी जाएगी, तुम इसकी चिंता न करो। प्रकाश ने स्तंभित होकर कहा, आप जमानत देंगे? हाँ हाँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है? प्रकाश घर चला तो बहुत संजीदा था। उसको ये जगह अब अवश्य मिल जाएगी, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं था। ठाकुर साहब की सरलता, उसका उन पर इतना अटल विश्वास उसे आहत कर रहा था। उनकी शराफत उनके कमीनेपन को कुचल डालती है। उसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। एक क्षण बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? प्रकाश ने चिढ़कर कहा, तो फिर और किसे दिलवाता? यही ना होता कि जगह ना मिलती, रोटियां तो मिल ही जाती। रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके रुपए भी जाएं। यह तुम कैसे कहती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं ऐसा अनाड़ी हूँ? चंपा ने विरक्त मन से कहा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश ठक्क से खड़ा रह गया। उसने चंपा को चुपती हुई आंखों से देखा, पर चंपा ने मुंह फेर लिया। वो उसके भावों के विषय में कुछ निश्चय न कर सका। लेकिन ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का ये उदासीन रहना उसे विकल करने लगा। उसके मन में प्रश्न उठा, इस वाक्य में कहीं आक्षेप तो नहीं छुपा हुआ है? चंपा ने संदूक खोलकर देख तो नहीं लिया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इस समय वो अपनी एक आंख भी भेंट कर सकता था। भोजन करते समय प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे वो उसके जीवन या मृत्यु का प्रश्न हो? चंपा ने संकट में पड़कर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कह दी थी। प्रकाश को संतोष न हुआ। क्या जितने आदमी बैंकों में नौकर हैं उनकी नीयत बदलती रहती होगी? वो बोला। चंपा ने गला छुड़ाना चाहा, तुम तो जबान पकड़कर बैठ जाते हो। अरे ठाकुर साहब के यहाँ इस शादी में ही तुम अपनी नीयत ठीक नहीं रख सके, 100-200 रुपए की चीजें घर पर ही रख ली। प्रकाश के दिल से बोझ उतर गया। मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तो तुम्हारा संकेत उस तरफ था, लेकिन मैंने कमीशन के सिवा उनकी एक पाई भी नहीं छुई, और कमीशन लेना कोई पाप तो नहीं। बड़े बड़े हुक्काम खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने तिरस्कार भाव से कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई लेना भी मैं पाप समझती हूँ। तुम्हारी सज्जनता तो मैं सब जानती हूँ कि तुम कमीशन के रुपए ले जाकर उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए, कुछ याद है तुम्हें?
मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपए महीना देते गए। इलाके से कोई सौगात आई, तुम्हारे यहाँ वो जरूर भेजते थे। तुम्हारे पास घड़ी न थी, उन्होंने अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी मेहरी जब नागा करती, खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते। मेरी बीमारी में डॉक्टर साहब की फीस उन्होंने दी, और दिन में 2-4 बार हाल पूछने भी आया करते थे। ये जमानत ही क्या छोटी बात है? अपने संबंधियों तक की जमानत तो जल्दी कोई करता नहीं। तुम्हारी जमानत के लिए 10,000 रुपए नकद निकाल कर दे दिए। इसे मैं छोटी बात नहीं समझती। आज तुमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उनके रुपए तो जब्त हो जाएंगे। जो आदमी अपने ऊपर इतनी दया रखे, उसके लिए हमें भी प्राण देने को तैयार रहना चाहिए। प्रकाश भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा हुआ है, ये उस वक्त मालूम होता है जब नश्तर चुभोया जाता है। मन का विकार उस वक्त मालूम होता है जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। किसी सामाजिक या राजनीतिक अन्याय का व्यंग चित्र देखकर क्यों हमारे मन में चोट लगती है? इसलिए कि वो चित्र हमारी पशुता को खोलकर हमारे सामने रख रहा होता है। वो जो मनोसागर में बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे केंद्रीभूत होकर वृहदाकार हो जाता है, तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है उफ। चंपा के इन तिरस्कार भरे शब्दों ने प्रकाश के मन में ग्लानि उत्पन्न कर दी। वो संदूक कई गुना भारी होकर शिला की भांति उसे दबाने लगा। मन में फैला हुआ विकार एक बिंदु पर एकत्र होकर टीसने लगा। कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक की जगह मिल गई। इसी उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत हुई। ठाकुर साहब, उनकी स्त्री वीरू और उनकी नई नवेली बहू सभी आए। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। बाहर 2-4 मित्र गा बजा रहे हैं। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहीं रहना होगा दादा, मैं इस वक्त न जाने दूंगा। चंपा को उसका आग्रह बुरा लगा। चारपाइयाँ नहीं है, बिछावन है नहीं, और न जगह ही इतनी है। रात भर उन्हें तकलीफ देने और आप खुद तकलीफ उठाने की जरूरत उसको समझ में नहीं आई। लेकिन प्रकाश आग्रह करता ही रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। वीरू और प्रकाश बाहर बरामदे में थे। तीनों स्त्रियां अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था। वीरू के सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों का संदूकचा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई महीने पहले वो इसी भांति कंपित हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की वेदना थी, आज कांटा निकलने की। तब ज्वर का चढ़ाव था, उन्माद, ताप और विकलता से भरा हुआ। अब ज्वर का उतार था, शांत और शीतल। तब कदम पीछे हटता था, आज आगे बढ़ रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से वीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूकचा रख दिया। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से द्वार बंद कर दिया और घर को लौट पड़ा। हनुमान संजीवनी बूटी वाला धवलगिरी उठाए जिस गर्वीले आनंद का अनुभव कर रहे थे, कुछ वैसा ही आनंद प्रकाश को भी हो रहा था। गहनों को अपने घर ले जाते समय उसके प्राण सूखे हुए थे, मानो किसी गहरी अथाह खाई में गिरा जा रहा हो। आज संदूकचे को लौटाकर उसे मालूम हो रहा था जैसे वो किसी विमान पर बैठा हुआ हो और आकाश की ओर उड़ा जा रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर। वह घर पहुंचा तो वीरू सोया हुआ था। कुंजी उसके सिरहाने रख दी। ठाकुर साहब प्रातः काल चले गए। प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाया करता था। आज वो अधीर होकर तीसरे ही पहर पहुंच गया। देखना चाहता था आज वहाँ क्या गुल खिल रहे हैं। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी हुए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी भाई तुम्हारी। पूरा संदूक का संदूक मिल गया, एक चीज भी नहीं छुई, और केवल रखने के लिए ही ले गया था क्या? प्रकाश को इन बातों पर जैसे विश्वास आए, जब तक कि वो अपनी आंखों से संदूक देख ना ले। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है चोरी गया हुआ माल 6 महीने बाद मिल जाए और ज्यों का त्यों। संदूक को देखकर उसने गंभीर भाव से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी बुद्धि तो कोई काम ही नहीं कर रही।
ठाकुर, किसी की बुद्धि कोई काम ना करती है भाई, तुम्हारी ही क्यों। बीरू की माँ तो कहती है कोई दैवीय घटना है ये। आज से मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई। प्रकाश, अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे कभी विश्वास ना आता। ठाकुर, आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था? प्रकाश ने मुस्कुरा के पूछा। ठाकुर, अनुष्ठान तो 20 कराए। प्रकाश, अच्छा, तो बस ये अनुष्ठानों की ही करामात है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को खबर सुनाई तो वो दौड़कर उसके गले से लिपट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिनों बाद घर आया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहाँ हमारी दावत है। मैं कल 1000 कंगलों को भोजन कराऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो। मुझे इतना आनंद हो रहा है कि लाखों लाख खर्च भी कर दूं तो मेरे अरमान पूरे न होंगे। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए। इति